brought to you by Infinix. कहा जाता है विजुअल्स में बेशुमार ताकत होती है, उनका असर आपके दिमाग में लंबे समय तक बना रहता है। इसलिए आज शुरुआत होगी 2 विजुअल्स से। पहले तस्वीर आप देखिए। इसमें कोट पैंट पहना एक व्यक्ति व्लादिमीर पुतिन को खाना सर्व करता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीर नवंबर 2011 की है, तब पुतिन रूस के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। कट टू मई 2023। विजुअल नंबर 2। यूक्रेन का बखमुत शहर। मिलिट्री की वर्दी में एक व्यक्ति सैनिकों से हाथ मिला रहा है, खुशियां जता रहा है। वो अपनी सफलता पर फूल कर कुप्पा है, क्योंकि जिस बखमुत से रूस की रेगुलर आर्मी को पीछे भागना पड़ा था, उस पर उसके प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप ने कब्जा करने का दावा किया। ये भी कहा कि थोड़े समय बाद हम बखमुत को रूसी सेना के हवाले कर देंगे। आपने 2 विजुअल्स देखे। इन दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या? दरअसल 2011 में खाना सर्व करने वाला और 2023 में सैनिकों से हाथ मिलाने वाला व्यक्ति दोनों एक हैं। उसका नाम है येवगेनी प्रिगोजिन। आज के समय में वो खुले तौर पर रूसी सेना को चुनौती देता है, मिलिट्री जनरल्स की आलोचना करता है, डिफेंस मिनिस्ट्री की धज्जियां उड़ाता है। इसके बावजूद प्रिगोजिन पुतिन के सबसे भरोसेमंद और सबसे करीबी लोगों की लिस्ट में है। तो आज हम समझेंगे मॉस्को की सड़कों पर हॉट डॉग बेचने वाला शेफ पुतिन का सबसे खास कैसे बन गया, और वो इतना ताकतवर कैसे हुआ कि रशियन आर्मी को चुनौती देने लगा, और रूस यूक्रेन युद्ध में वैगनर ग्रुप की क्या भूमिका रही है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी, जहां आज कहानी रूस में चल रहे बवाल की, जिसने पुतिन की कुर्सी के लिए नया खतरा पैदा कर दिया है। इस बवाल की शुरुआत एक फरमान के साथ हुई। तारीख 10 जून 2023। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यूक्रेन में लड़ रहे वॉलंटियर ग्रुप्स के लिए एक निर्देश जारी किया। इसके मुताबिक वॉलंटियर फोर्सेस में शामिल लड़ाकों को डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। इससे उनके साथ तालमेल बिठाने में आसानी होगी और लड़ाकों को उनका हक भी मिल पाएगा। ये दावा डिफेंस मिनिस्ट्री का था। मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 12 जून को रमजान कादिरोव की अखमत मिलिट्री यूनिट ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए। रमजान कादिरोव चेचेनिया के सुप्रीम लीडर हैं। उनके बारे में हम दुनियादारी में विस्तार से आपको पहले भी बता चुके हैं। एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कादिरोव ने भले ही कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लिया हो, लेकिन प्रिगोजिन ने दावे पर एतबार करने से मना कर दिया। बोले, हम कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। शोइगू को जंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। सर्गेई शोइगू रूस के डिफेंस मिनिस्टर हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में वो अपनी सेना के सबसे अहम लीडर हैं। इसके बावजूद प्रिगोजिन ने सीधे सीधे उनको ललकारा। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रिगोजिन ने शोइगू की आलोचना की हो। पिछले कुछ समय में हथियारों की सप्लाई को लेकर दोनों के बीच कई बार झगड़ा हो चुका है। तब प्रिगोजिन ने चेतावनी भी जारी की थी। कहा था, अगर समय पर हथियार नहीं मिले तो हम पीछे हट जाएंगे। हालांकि बाद में उसके ग्रुप को पर्याप्त हथियार भेजे भी गए, जिसके दम पर उसकी प्राइवेट आर्मी ने बखमुत को जीतने का दावा किया। और इस प्राइवेट आर्मी का नाम क्या है? वैगनर ग्रुप, जो बरसों तक पुतिन की सीक्रेट आर्मी के तौर पर अफ्रीका और साउथ अमेरिका के देशों में काम करती रही। उनके ऊपर मानवाधिकार उल्लंघन, नरसंहार और संसाधनों की लूट के संगीन आरोप लगे। मगर यूक्रेन युद्ध से पहले तक रूस किसी भी तरह का कनेक्शन होने से इनकार करता रहा। दुनियादारी के दर्शक येवगेनी प्रिगोजिन और वैगनर ग्रुप से भली भांति परिचित हो चुके होंगे, फिर भी हम ब्रीफ में उसके बारे में बता देते हैं। प्रिगोजिन की पैदाइश 1962 की है सेंट पीटर्सबर्ग शहर में। तब सोवियत संघ का प्रभुत्व और कोल्ड वॉर दोनों अपने चरम पर थे, लेकिन जैसे जैसे प्रिगोजिन बड़ा हुआ, सोवियत संघ की चमक फीकी पड़ती गई। गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर थी। इसके चलते अपराध बढ़ा। प्रिगोजिन को भी उसी में अवसर नजर आया। 1979 में वो पहली बार पकड़ा गया। 2.5 बरस की उसे सजा हुई, लेकिन वो पहले ही छूट गया। 1981 में उस पर चोरी और डकैती का इल्जाम लगा। इस बार 13 बरस की सजा सुनाई गई। इसमें से 9 बरस जेल में गुजारे। जब वो छूटकर बाहर आया, सोवियत संघ के पतन की पटकथा लिखी जा चुकी थी। 1990 के दशक के रूस में हर तरफ अराजकता थी। आगे क्या होगा इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। उस दौर में प्रिगोजिन ने हॉट डॉग का स्टॉल लगाया। बिजनेस चल निकला। जल्दी पूरे सेंट पीटर्सबर्ग में उसके स्टॉल्स दिखाई देने लगे। फायदा हुआ तो उसने रेस्टोरेंट की चेन शुरू की। इनमें से एक था न्यू आइलैंड। एक बार पुतिन यहाँ आए, उन्हें रेस्टोरेंट खूब पसंद आया। इसके बाद वो लगातार यहाँ आने लगे। राष्ट्रपति बने तो विदेशी मेहमानों को साथ लाने लगे। अप्रैल 2000 में वो जापान के तत्कालीन पीएम योशिरो मोरी के साथ न्यू आइलैंड में आए। इसी दौरान पहली बार पुतिन और प्रिगोजिन की मुलाकात हुई थी। इसके बाद तो उनकी दोस्ती बढ़ती गई।
कालांतर में प्रिगोजिन की केटरिंग कंपनी कॉनकॉर्ड को क्रेमलिन में खाना सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। मिलिट्री से लेकर सरकारी स्कूलों तक के खाने पर कॉनकॉर्ड का एक अधिकार हो चुका था। किसी भी विदेशी मेहमान के स्वागत में भोज होता, उसे भी प्रिगोजिन की कंपनी ही आयोजित करती थी। एक समय बाद प्रिगोजिन को पुतिन का पर्सनल शेफ यानी खानसामा कहा जाने लगा। जहां तक बात है वैगनर ग्रुप की, उसका जिक्र सबसे पहले 2014 में आया था। क्रीमिया पर कब्जे में वैगनर ग्रुप ने रूसी सेना की मदद की थी। उसके बाद से नाम मोजाम्बिक, लीबिया, सीरिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक यानी कि CAR, माली, सूडान और मेडागास्कर जैसे देशों में भी उभरा है। इनमें से कई देश सिविल वॉर से जूझ रहे हैं, जबकि बाकी देशों में स्थिरता का संकट है। वैगनर ग्रुप इन देशों में लड़ाके और ट्रेनर्स भेजकर संबंधित पक्ष की मदद करता है। इसके बदले में उन्हें पैसा मिलता है। सीरिया में तेल के कुओं पर कब्जे के बदले वैगनर ग्रुप को कुल प्रोडक्शन का 25% हिस्सा मिलता है। CAR की सरकार ने 2017 में रूस से मदद मांगी थी। तब रूसी सेना के साथ वैगनर के लड़ाकों को भी भेजा गया था। वहां उन्होंने सोने, हीरे और यूरेनियम के खदानों पर कब्जा कर रखा है। कई बरसों तक वैगनर ग्रुप का राज छिपा रहा। इस ग्रुप को लेकर अलग अलग तरह की कहानियां चलती थी। वैगनर के पीछे 2 नाम बताए जाते थे। एक था रूस की सैन्य खुफिया एजेंसी GRU में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर काम कर चुके दमित्री उत्किन, और दूसरा था येवगेनी प्रिगोजिन। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्किन हिटलर को अपना आदर्श मानता है। हिटलर के एक चहेते म्यूजिक कंपोजर थे रिचर्ड वैगनर। कहा जाता है कि उन्हीं के नाम पर उत्किन ने नेटवर्क का नाम वैगनर ग्रुप रखा। उत्किन को लंबे समय से पब्लिक में नहीं देखा गया है। दूसरे मास्टरमाइंड प्रिगोजिन को वैगनर ग्रुप का फाइनेंशियल बैकर कहा जाता था। प्रिगोजिन पर इंटरनेट रिसर्च एजेंसी ट्रोल फैक्ट्री को फंड देने का आरोप भी है। इस एजेंसी ने 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ऑनलाइन फेक कैंपेन चलाया था। अमेरिका ने इसी आधार पर प्रिगोजिन और उनकी कंपनियों पर कई दफा प्रतिबंध भी लगाया था। प्रिगोजिन ने इन आरोपों को झूठा बताया था। बाद में उसने दम ठोक कर आरोप स्वीकार किया था। 2019 में पुतिन से वैगनर ग्रुप को लेकर सवाल पूछा गया था। तब पुतिन ने कहा था कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियां वहां काम कर रही हैं, लेकिन इनका रूसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। फिर फरवरी 2022 आया। पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का आदेश दिया। शुरुआती दौर की बढ़त के बाद रूसी सेना को पीछे हटना पड़ा। कई मोर्चों पर रूसी आर्मी कमजोर पड़ती दिखाई दी। तब वैगनर ग्रुप ने मोर्चा संभाला। रूस में प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप बनाने और चलाने पर पाबंदी है। फिर भी प्रिगोजिन ने वैगनर बनाया और इसे अभी तक बिना किसी रुकावट के चलाया है। उन्होंने रूसी सेना के साथ मिलकर युद्ध भी लड़ा है। रूस को वैगनर ग्रुप की जरूरत क्यों पड़ी, ये सवाल हमने पूछा मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में एसोसिएट फेलो डॉक्टर स्वस्ति राव से। प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, लंबा विमर्श है, पर शॉर्ट में अगर मैं इसको समझाती हूँ तो मैं 4 पॉइंट्स इसमें कहती हूँ कि पहली बात तो ये है कि देखिए वागनर जैसी कोई चीज या प्राइवेट मिलिट्री कंपनी जैसी अगर कोई आपके पास ऐसा आर्म होता है तो वो एक शैडो ऑपरेशंस में सहायता करता है। यानी कि जो ऑफिशियल आर्मी अगर कोई चीज नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ कन्वेंशंस, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इंटरनेशनल लॉज, बिकॉज ऑफ बीइंग सिग्नेटरीज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटीज, और सबसे बड़ा जो डिप्लोमेटिक इनमें जो एक टेंशन उभर कर आ सकता है, इन चीजों को अवॉइड करने के लिए जो चीज ऑफिशियली आर्मी नहीं कर सकती उसको वो प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के जरिए करा सकती है। क्योंकि ये जो प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज हैं इनके ऊपर कोई ये असर नहीं करता इंटरनेशनल लॉ, तो वो केमिकल वेपन्स भी यूज कर लेते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं। प्रिजनर्स ऑफ वॉर को लेकर उनके ऊपर कोई ऐसे बाइंडिंग कोई ऐसे रेगुलेशंस नहीं है। तो शैडो ऑपरेशंस में एक तरह से वो एक अनडिफाइंड शैडो इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह से काम करते हैं और इसलिए ये एग्जिस्ट करते हैं। ये है पहला इसका कारण कि क्यों एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा, ये इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ये ऑफिशियल आर्मी के बजाय लो कॉस्ट होते हैं। जैसे कि आपने अभी वागनर में, अभी स्पेशली यूक्रेन वॉर के कॉन्टेक्स्ट में हमने समझा कि वागनर में जो काम कर रहे हैं ये कौन है। आपने देखा इसमें बहुत बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो जेलों से बाहर निकाले गए हैं, जो कॉन्विक्ट्स हैं। तो जाहिर है कि इस तरह के लोगों को मेंटेन करना एक ऑफिशियल आर्मी को मेंटेन करने से ज्यादा सस्ता पड़ता है। तो इट इज अ लो कॉस्ट ऑप्शन। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण जो मैंने कहा जो शैडो ऑपरेशन से रिलेटेड है, डिनाएबिलिटी, कि अगर आप ऐसी कोई चीज करते हैं जो आर्मी ऑफिशियली नहीं अपने ऊपर लेना चाहती तो वो डिनाई कर सकती है और बहुत आसान हो जाता है ये डिनाएबिलिटी। और आप बहुत सारे जो ऑपरेशंस देखेंगे सीरिया में, इनफैक्ट यूक्रेन इटसेल्फ में, जो बाखमुट में आप देखेंगे जो इतने सारे जो इस वक्त प्रोसीडिंग्स चल रही हैं कि वॉर क्राइम्स क्या हुए हैं, तो देयर इज अ रीजन व्हाई वागनर वाज डिप्लॉयड, क्योंकि बहुत सारे जो वॉर क्राइम्स हैं उनको रशियन आर्मी डिनाई कर सकती है बहुत आराम से। और यही इसी वजह से 2014 के बाद से आपको इतना स्प्राउटिंग है इनका। ये तीसरा कारण है डिनाएबिलिटी। और चौथा है
पैरेललिज्म का मतलब क्या है कि देखिए पुतिन जैसे जो प्रेसिडेंट हैं, अगर वो और अपनी आर्मी के होने के बावजूद ऐसे कई सारे प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज को पालते हैं या उनको एंडोर्स करते हैं या उनको काम करने के लिए, क्योंकि प्रिगोजिन एक्चुअली बहुत क्लोज है पुतिन से, और इसी वजह से वो रशियन आर्मी और एमओडी को इतना लुक डाउन अपॉन करते हैं और इतना क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि उनको पता है वो पुतिन से बहुत क्लोज है। तो अब ये क्यों होता है? देखिए, ये पैरेललिज्म में क्या है कि जो इस तरह के जो 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 स्टेट्स हैं, मतलब जहां पे एक सेमी अथॉरिटेरियन स्टेट है या एक ऑटोक्रेटिक स्टेट है, वहां पे आप अक्सर देखेंगे कि जो ऑटोक्रेट है या जो लीडर है, वो उस अपने पास ऐसे बहुत सारे, मतलब आर्मी और पुलिस के अलावा ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स रखता है जो जो शक्तिशाली हैं, ताकि कोई कू ना हो सके, तख्ता पलट ना हो सके। तो ये जो कू प्रूफिंग है, इसको पैरेललिज्म कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के लिटरेचर में। तो ये 4 रीजंस हैं जिनके वजह से इलीगल होने के बावजूद जो वागनर और वागनर जैसे तमाम जो प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज हैं, वो रशिया में ना केवल एग्जिस्ट करती हैं बल्कि रशियन आर्मी के साथ मिलके काम भी करती हैं, और उनको पुतिन का भी जो सपोर्ट है वो मिला हुआ है। तो ये 4 कारण है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वैगनर ग्रुप में कम से कम 50,000 लड़ाके हैं, इनमें से अधिकतर सजायाफ्ता कैदी हैं। उन्हें रूस की जेलों से रिक्रूट किया गया। सितंबर 2022 में प्रिगोजिन का एक वीडियो भी सामने आया था। इसमें वो ऑफर दे रहा था, अगर आप इस जंग में रूस का साथ देते हैं तो आपके सभी अपराध माफ कर दिए जाएंगे। प्रिगोजिन ने कई जेलों का हेलीकॉप्टर से दौरा किया और हजारों अपराधियों को अपनी प्राइवेट आर्मी में भर्ती किया। ये सब पुतिन की सहमति के बिना संभव नहीं था। धीरे धीरे वैगनर ग्रुप खुलकर सामने आने लगा। 2022 के आखिर में प्रिगोजिन ने वैगनर का अस्तित्व स्वीकार कर लिया। प्रिगोजिन ने जब सितंबर में वैगनर ग्रुप की स्थापना की बात कबूली थी, तब उसने अपनी कंपनी को रूस का एक स्तंभ बताया था। अक्टूबर की शुरुआत में सरकार ने उसको एक सच्चा नागरिक और एक ऐसा व्यक्ति बताया जिसका दिल रूस के लिए धड़कता है। वैगनर ग्रुप और पुतिन का कनेक्शन लंबे समय तक छिपा कर रखा गया। पहले ये सीक्रेट मिलिट्री ग्रुप के तौर पर अफ्रीका और साउथ अमेरिका में काम कर रहा था। फिर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद सब बदल गया। येवगेनी प्रिगोजिन ने खुले तौर पर वैगनर ग्रुप बनाने और चलाने की बात स्वीकारी। अब ये ग्रुप रूसी सेना से भी अधिक मुखर होकर लड़ रहा है। प्रिगोजिन ने वैगनर ग्रुप के रहस्य से पर्दा क्यों उठाया था? वागनर का जो उद्भव है, मतलब वागनर का जो आना है, वो हो रहा है 2014 में, क्योंकि 2014 में क्राइमिया में जो एनेक्सेशन हुआ है उसमें वागनर ग्रुप एक बहुत तेजी से बनकर उभरा। उसके बाद से बिल्कुल सही है कि लगातार एक ऑफिशियल कनेक्शन को छुपा के रखा गया, लेकिन ये जो ऑफिशियल कनेक्शन है ये कहीं ना कहीं सामने आया एग्जैक्टली अराउंड सितंबर 2022 में। और ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सितंबर 2022 में क्या हुआ कि अगस्त 2022 यानी उसके 1 महीने पहले जो रशिया का ऑफेंसिव था यूक्रेन में, जब शुरू हुआ रशिया का ऑफेंसिव और उसके बाद कीव नहीं फॉल कर पाया, और उसके बाद किस तरह से रशिया को दोबारा रीस्ट्रेटेजाइज करना पड़ा, अपने फोर्सेस को स्ट्रेटेजाइज करना पड़ा। तो उस दौरान जो रशिया को लॉसेस हो रहे थे, अगस्त 2022 के बाद जो रशियन ऑफेंसिव है, आपको उसमें एक तरीके की एक तरह की धीमी वो आनी शुरू हो जाती है, और कहीं कहीं पे आप देखते हैं कि यूक्रेनियंस ने भी अपने कुछ काउंटर ऑफेंसिव उनके सक्सेसफुल हुए कुछ रीजन्स में। तो एक्चुअली वो जो वक्त है, उस वक्त पे रशियन आर्मी को लेकर जो क्रिटिसिज्म था वो विद इन रशिया से 2 लोग कर रहे थे। एक थे रमजान कादिरोव जो कि चेचनिया के लीडर है, और दूसरे थे प्रिगोजिन जो वागनर के। उस समय तक ये क्लियर नहीं था, हालांकि सबको पता था, लेकिन ये ऑफिशियल तौर पर नहीं होता था। तो कादिरोव ने बहुत क्रिटिसिज्म किया एमओडी का। कादिरोव ने काफी क्रिटिसिज्म किया शोइगु, जो जनरल शोइगु हैं वहां के डिफेंस मिनिस्टर, और जनरल गेरासिमोव का, कि वो लोग बहुत इनेप्ट हैं और अच्छी तरीके से इस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को चला नहीं पा रहे हैं, और लंबे लंबे अपने वीडियोस पोस्ट किए टेलीग्राम चैनल पे। और कादिरोव को सपोर्ट करने के लिए प्रिगोजिन आए, और सितंबर 2022 तक उन्होंने क्लियरली उस बात को कहा कि वागनर जो है वो मेरा ग्रुप है और मैं वाव करता हूं। उन्होंने एक तरह से ये पब्लिकली ये कहा कि आई एम टेकिंग अ वाव, कि मैं रशिया के इस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। और वहां से वो बाखमुट की लड़ाई जो है ऑलमोस्ट शुरू होती है। तो बेसिकली अगर आप ये जो सवाल था कि क्यों आना पड़ा सामने, तो मेरे ख्याल से अगर मैं उसको यूं समझती हूँ कि जो रशिया के लॉसेस थे, जो शुरुआती दौर में जो रशिया नहीं ऑब्जेक्टिव अपने अचीव कर पा रहा था यूक्रेन में, और उसके वजह से रशियन एमओडी के जो प्रॉब्लम्स थे वो विद इन रशिया जो 2 लोगों ने सामने
लेकर आए, और उसके बाद प्रिगोजिन किस तरह से सामने आते हैं, और प्रिगोजिन बड़े नाटकीय अंदाज में आते हैं और अपने टेलीग्राम चैनल पे अपना वीडियो रिलीज करते हैं, जहाँ पे वो प्रिजनर्स को, जो कॉन्विक्ट्स हैं, उनको रिक्रूट कर रहे हैं वागनर में। और एक तरह से जो अभी तक पर्दा पड़ा हुआ था इस बात पर कि वागनर ग्रुप जो है असल में उसका मालिक कौन है, वो पर्दा वहां पे उस समय पूरी तरह उठ गया, और जो बात लोगों को ऑलरेडी अनऑफिशियल तरीके से पता थी वो बाद में ऑफिशियली सामने आ गई। इस बीच वैगनर ने रूसी आर्मी से इतर जाकर काम शुरू कर दिया था। उन्हें गोला बारूद की सप्लाई डिफेंस मिनिस्ट्री से मिल रही थी, लेकिन वे उनका आदेश मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसके चलते डिफेंस मिनिस्ट्री और वैगनर ग्रुप के बीच तालमेल कमजोर पड़ा। इसका एक उदाहरण देखिए। मई 2023 में वैगनर ने रूसी सेना पर पर्याप्त हथियार न देने का इल्जाम लगा दिया। कहा, हमारे पास केवल 10 से 15% गोला बारूद बचा है। प्रिगोजिन ने इस हालात के लिए रूसी सेना को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि हम रोजाना हजारों लड़ाकों के शव घर भेजने को मजबूर हैं। गोला बारूद की कमी पर उन्होंने रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को भी लेटर लिखा। कहा, हम डरपोक चूहों की तरह भागना नहीं चाहते, ऐसे में हमारे पास मरने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक प्रिगोजिन को जरूरत की तुलना में 20% हथियार ही मिल पा रहे थे। तब प्रिगोजिन ने कहा कि अगर हमें पर्याप्त मात्रा में हथियार नहीं मिले तो हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन फिर हथियारों की सप्लाई पूरी कर दी गई। मई महीने में ही वैगनर ने बखमुत में जीत का दावा किया। इस दावे पर कई सवाल उठे, लेकिन एक बात तय थी कि वैगनर बखमुत में यूक्रेन की सेना पर हावी पड़ गया था और इस जीत का एक तरफा क्रेडिट वैगनर ले जा रहा था। शायद ये बात डिफेंस मिनिस्ट्री में कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। इसके बाद जून महीने में एक और ऐसी घटना हुई जिसने वैगनर और रूसी सरकार के रिश्तों में और खटास खोल दी। यूक्रेन में एक रूसी सैनिक ने शराब के नशे में वैगनर ग्रुप के वाहन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। बाद में वैगनर के लोगों ने उस सैनिक को गिरफ्तार कर लिया। किसी ने चुपके से इस घटना का वीडियो भी बना लिया था। बाद में इस वीडियो का इस्तेमाल प्रिगोजिन ने रूस के अफसरों के खिलाफ किया। प्रिगोजिन उससे पहले भी रक्षा मंत्रालय पर गंभीर आरोप लगा चुका था। गोली वाले कांड से चंद दिन पहले प्रिगोजिन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। दावा किया था कि बखमुत में जिस रास्ते का इस्तेमाल वैगनर ग्रुप के सैनिक कर रहे हैं, उस सड़क पर रूस के रक्षा मंत्रालय से जुड़े कुछ ग्रुप्स ने बम लगाने का काम किया था। प्रिगोजिन के इस आरोप से आप रूसी सरकार और वैगनर ग्रुप के तल्ख रिश्तों का अंदाजा लगा सकते हैं। दोनों के बीच रिश्ते खराब ही चल रहे थे कि अब रूसी रक्षा मंत्रालय का बयान सामने आया है कि रूस के सभी प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप्स उसके अंडर में काम करेंगे। इसके लिए 1 जुलाई से पहले सभी प्राइवेट ग्रुप्स को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। डिफेंस मिनिस्ट्री ने वैगनर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा जा रहा है इस आदेश का मकसद वैगनर ग्रुप को कंट्रोल में रखना है। प्रिगोजिन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से साफ मना कर दिया है। अब रूस सरकार ये कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम क्यों लाई है और प्रिगोजिन की बगावत का क्या असर हो सकता है, सुनिए। इसकी अंडरस्टैंडिंग केवल 2023 में नहीं छुपी है, इसकी अंडरस्टैंडिंग पहले से आ रही है 2018 में, और उसके पहले 2014 में तो ये ग्रुप्स बने ही हैं, मतलब स्पेशली वैगनर 2018 में। और लगातार कई बार ये कोशिशें हुई हैं, जो रूस की जो लोअर हाउस है रूस के पार्लियामेंट का, वहां पे ये कोशिशें होती रही हैं। और इसके पहले 2018 में भी ये कोशिश हुई है कि इनको आप किसी तरह से कंट्रोल करें, मतलब आप इनको मतलब लीगलाइज करें या कंट्रोल करें। तो जब आप कंट्रोल करेंगे तो पहले आपको इनकी एग्जिस्टेंस को स्वीकार करना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें 2 बातें। पहली चीज तो ये है, जो मैंने आपसे कहा कि कोशिशों के बावजूद ये इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इनकी वैल्यू ही तब है जब तक कि ये एक ग्रे जोन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस में काम करते हैं। अगर ये ऑफिशियली आ जाते हैं साथ बनकर, तो उसके बाद तो फिर रशियन एमओडी को भी तो प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी। तो एक तो ये रीजन है कि सब चीजों के बावजूद ये जो बिल्स हैं ये लेजिस्लेचर में कभी पास नहीं हो पाते हैं और इनको मतलब सिरे से खारिज कर दिया जाता है। ये पहली बार नहीं हुआ है, रशिया में ये इश्यूज जो हैं ये पहले भी उठे हैं। और इसके जस्ट पहले 2018 में बाकायदा एक पूरा बिल लाया गया था जिसको कि खारिज कर दिया गया था। दूसरा, जो आपने कहा कि जो प्रिगोजिन का एक पूरा निकल कर आया है कि उन्होंने मना कर दिया। अब देखिए, वहां पे क्या है कि इस वक्त जो स्पेशली यूक्रेन वॉर के कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ी अजीब चीज हुई है, वो ये कि जो रशिया के अंदर इंटरनल क्रैक्स हैं वो निकल कर आए हैं। और रशिया के अंदर जो इंटरनल क्रैक्स हैं वो सबसे ज्यादा बाखमुट की लड़ाई में हमने देखा कि प्रिगोजिन जो है वो किस तरह से लगातार रशियन एमओडी के तमाम वीकनेसेस को जाहिर करते रहे, उनके लिए लंबे लंबे वीडियोस बनाते रहे, बहुत सारे मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग करते रहे। और उसके बावजूद ऐसा था कि जैसे कि लग रहा था कि उनको कोई डर ही नहीं है, और ऐसा था कि जैसे पुतिन का हाथ उनके ऊपर है। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी चल रही है कि एमओडी चाहता है कि जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है वो उसका
काम है, और उसमें जो विंस हो रहे हैं या उसमें जो सक्सेसेस है वो एमओडी के हाथ में आनी चाहिए, या एमओडी को उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। वागनर जो वो बताना चाह रहा है कि आपसे तो कुछ नहीं हो रहा था, अगस्त 2022 के बाद आपको तो प्रॉब्लम्स हो रही थी, यूक्रेनियंस का काउंटर ऑफेंसिव सक्सेसफुल हो रहे थे, हमने आके बाखमुट जो है वो आपको जीत के दिया, तो आप वो जो क्रेडिट है वो वागनर्स को मिलना चाहिए, मतलब वागनर ग्रुप को मिलना चाहिए। और ये जो झगड़ा है ये इतना, मतलब बीते दिनों में इतना ज्यादा बढ़ चुका है, इतने वीडियोस आ रहे हैं, इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है, और इसमें सबसे जो ध्यान देने योग्य बात है, या जो सबसे ज्यादा जो अटेंशन जिस चीज पे जाता है, कॉन्स्पिक्यूअस बात है, वो पुतिन की चुप्पी है कि पुतिन इस पे क्यों नहीं कुछ बोलते। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो मैं आपको बताती हूँ कि जो शोइगु है, जनरल शोइगु की खुद अपनी एक पीएमसी है जिसका नाम है पेट्रियट पीएमसी, और 2018 में भी जो अफ्रीका के रीजन्स में काफी इस बात को लेकर वागनर और पेट्रियट के बीच में काफी कंपटीशन चला है। तो ये जो फ्रिक्शन है वागनर और रशियन एमओडी के बीच में, ये नया नहीं, ये पुराना है, लेकिन यूक्रेन वॉर के वक्त में ये सबसे ज्यादा मतलब इन्हांस होकर सामने आया, इसका मैनिफेस्टेशन हमने पहली बार इतने इस रूप में देखा है। तो यहाँ पे जो रशियन एमओडी है, मतलब मैं अपनी बात को अगर रैप अप करूं तो इनकी तरफ से ये कोशिश ये दिखाती है कि ये ऑलरेडी इनके परों को काटना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और रशिया के एमओडी की वल्नरेबिलिटीज को जिस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, इट इज नॉट गुड फॉर रशियाज इमेज। एंड ऑन द अदर हैंड प्रिगोजिन जिस तरह से मतलब बेसाख्ता बोलते चले जाते हैं, वो दिखाता है कि उनके ऊपर डेफिनेटली पुतिन का कहीं ना कहीं हाथ है। अगर वैगनर ग्रुप और रूसी सेना के बीच टकराव हुआ तो क्या होगा? ये टकराव पुतिन की सत्ता के लिए कितना खतरनाक है, सुनिए। जैसा मैंने कहा कि प्रिगोजिन इसको नहीं मानेंगे। देखिए प्रिगोजिन जो है, अगर आप जो रूसी जो इस समय पटल है, मतलब जो रशिया में जो कैनवस है, वहां पे प्रिगोजिन अपने आप को एक सच्चे रूसी की तरह से प्रोजेक्ट करते हैं। वो ये कहते हैं, और प्रिगोजिन ही नहीं, इसमें और भी कुछ लोग हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए रशियन एमओडी जो है वो करप्ट है, रशियन एमओडी अपने वॉर ऑब्जेक्टिव्स को पाने में असमर्थ है, रशियन एमओडी के अंदर बहुत ज्यादा एम्बेसलमेंट है वगैरह वगैरह, ये अपने को अमीर बनाने में लगे हुए हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी हमारे जैसे जो लोग हैं, जैसे प्रिगोजिन है, उसमें रमजान कादिरोव है, उसमें और भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे इस वक्त नाम नहीं उनका जहन में आ रहा है, बट उसमें और भी बहुत सारे लोग हैं जो वहां पे ये कहते हैं कि असल में जो ट्रू जो रशियन पेट्रियट्स हैं वो हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग बिना किसी ऐसे स्टेट अपैरेटस और इनके सपोर्ट के भी लड़ रहे हैं, और हम रियल सोल्जर्स हैं। और कहीं ना कहीं रशिया में एक तबका है जिसका सपोर्ट भी मिलता है इनको। तो अगर आप वागनर से, मतलब अगर आप मेरा असेसमेंट पूछते हैं, तो मेरा असेसमेंट ये है कि देखिए इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रिगोजिन अपने आप को की एक पॉलिटिकल एम्बिशन भी झलकती है, क्योंकि प्रिगोजिन जो है वो एक बड़े लेवल पे अपने को लॉन्च करना चाहते हैं, वो अपने आप को पुतिन का लॉयलिस्ट बताते हैं। वो इस सारी चीज से ये भी कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि देखिए शोइगु जो है वो पुतिन के लॉयलिस्ट नहीं है, बल्कि मैं पुतिन का लॉयलिस्ट हूं। और कहीं ना कहीं ये बात जो है वो सही भी होती दिखती है, क्योंकि पुतिन इसको खारिज नहीं करते हैं। तो ये सिचुएशन अच्छी सिचुएशन नहीं है रशिया के लिए, स्पेशली इस वक्त, क्योंकि इतना वॉर एफर्ट जो है वो यूक्रेन में लगा हुआ है। इट इज नॉट अ गुड सिचुएशन। ये इंटरनल क्रैक्स हैं जो रशिया के स्टेट मतलब और जो सिक्योरिटी मशीनरी के अंतर्गत। जो आपने मुझसे कहा कि पुतिन की सत्ता के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, देखिए ये एक बहुत ही इस तरह का स्टेटमेंट है। मैं ऐसा कोई स्वीपिंग जनरलाइजेशन या स्टेटमेंट नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि 4 रीजन हैं जिसकी वजह से ये वागनर और जैसे पीएमसीज एग्जिस्ट करते हैं। उसमें से लास्ट रीजन मैंने आपको बताया था पैरेललिज्म की, वो कू प्रूफिंग के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। तो जाहिर है कि अगर बिल्कुल पुश कम्स टू शव और बिल्कुल ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जहां पर एक रशिया के अंदर कोई वॉर हो जाए या ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, तो फिर हम देखेंगे कि एक अलग तरीके का रूप निकल कर आएगा, और शायद फिर ये अपनी लॉयल्टी जो है वो पुतिन की तरफ दिखाएं या और की तरफ या ना दिखाएं। तो अब इस पे मैं आपको कोई मतलब एक ऐसा कोई आपको प्रेसिपिटेटिंग आंसर नहीं दे सकती, क्योंकि इस तरह के आंसर्स का मतलब हम लोग को कोई ऐसी जानकारी नहीं है। लेकिन जो मेरी एनालिसिस है वो ये कि दिस इज अ वल्नरेबल सिचुएशन, और कहीं ना कहीं रशियन एमओडी को इनको कंट्रोल करने की डेफिनेटली जरूरत है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इनके तो मतलब स्काई इज द लिमिट फॉर देम। ये कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर द फ्यूचर ऑफ रशियन आर्मी। तो डेफिनेटली रशियन एमओडी और रशियन जो एलीट है उसके हिसाब से इनको मतलब इनके पर कतरना जरूरी है। कहां तक कर पाएंगे मुझे इसकी उम्मीद नहीं है। वैगनर ग्रुप पर मुझे बवाल के बीच एक दिलचस्प परंपरा नजर आती है। अभी तक पुतिन ने खुलकर वैगनर ग्रुप की ना तो तारीफ की है ना उसका विरोध किया है। इसकी वजह क्या है ये भी सुनिए।
अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको इसमें पुतिन की स्ट्रैटेजी भी कहीं ना कहीं समझ में आएगी कि पुतिन जो है वो ऑफिशियल आर्मी भी मेंटेन करते हैं, है ना, जो शोइगु और गेरासिमोव वगैरह वगैरह है। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं उनको भी शायद इस बात का अंदाजा है कि ये जो ऑफिशियल आर्मी है ये अपने वॉर ऑब्जेक्टिव्स को पाने में असमर्थ है, स्पेशली जो हमने यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में देखा। और फिर उन्होंने देखा कि बाखमुट में किस तरह से उन्होंने वागनर को लगाया, और वागनर्स ने एक्चुअली मतलब चाहे उसमें 10 महीने लड़ना पड़ा, लेकिन उसके बाद उन्होंने बाखमुट में रशियन झंडे को लहरा दिया। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं कि पुतिन की इसमें भूमिका क्या है, आई थिंक देखिए पुतिन इसमें केयरफुल है ना, वो प्रिगोजिन और वागनर ग्रुप जैसे पीएमसीज की यूटिलिटी को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं, उनको इस्तेमाल भी करते आ रहे हैं और काफी क्लोज भी हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड वो बिल्कुल ऐसा केओस नहीं बना सकते रशिया में इस वक्त कि अपनी ही एमओडी को एलियनेट करते। तो इसीलिए अगर आप उसकी लैंग्वेज देखेंगे तो आप उसकी लैंग्वेज काफी आपको कहीं ना कहीं कैलिब्रेटेड मिलेगी, क्योंकि ये कहा गया है कि आप साइन करिए कॉन्ट्रैक्ट, है ना, साफ साफ ये नहीं कहा गया है कि आप बिल्कुल हमारे कंट्रोल में आ जाइए। तो प्रिगोजिन का कहना है कि आप जिस भी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, इसके पहले जब हमने इतना अफ्रीका में काम किया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक्स में स्पेशली, तो हमारे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है हमारी। ऑफ कोर्स वी वर्क इन अ वेरी एक तरह से क्लोज कम्युनिकेशन का एनवायरमेंट रहता है। तो अभी अचानक आप इतने कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों जोर दे रहे हैं? तो वही मैंने आपसे कहा कि आप उसकी लैंग्वेज देखेंगे तो वो लैंग्वेज काफी कैलिब्रेटेड है रशियन एमओडी की तरफ से। लेकिन इधर प्रिगोजिन इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि प्रिगोजिन को पता है कि अंदर अंदर चल क्या रहा है। तो अंदर अंदर प्रिगोजिन और एमओडी के बीच की टसल है। पुतिन इसमें साफ तौर पे खुले तौर पे साइड नहीं लेना चाहते, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि रशिया जैसे स्टेट में और जितने पावरफुल पुतिन वहां पर है, वहां पे प्रिगोजिन जैसा व्यक्ति अगर एमओडी के लिए इतनी ऐसी बातें कर रहा है तो डेफिनेटली उसके ऊपर पुतिन का कहीं ना कहीं हाथ है। क्योंकि उसके जैसे मैंने कहा कि इसके पहले बहुत सारे ऐसे काम हैं रशियन स्टेट के जो प्रिगोजिन ने बहुत ही, मैं कहूंगी कि विद फ्लाइंग कलर्स करके दिखाए हैं पुतिन को। तो आई थिंक इस तरह की सिचुएशन है। तो जाहिर है इसी वजह से पुतिन नहीं कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि उनका बोलना तो एक साफ तौर पे साइड लेना हो जाएगा। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि उनकी जानकारी के बगैर ऐसा हो रहा है। आज का दुनियादारी दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।